चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है। डीआरडीओ की स्कैनिंग रिपोर्ट के बाद ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने ऑगर मशीन में किसी भी तकनीकी खराबी से इनकार किया है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि अब लक्ष्य तकरीबन 7 से 9 मीटर दूर है। अधिकारियों ने कहा है कि उम्मीद है कि आज हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर पाएंगे। बता दें, टनल में फंसे मजदूर 800 mm पाइपों से तैयार एस्केप से बाहर निकाले जाएंगे। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुट गए हैं। अभय, कहा जा रहा है स्क्रैप पाइप से निकाले जाएंगे, कितना पाइप अंदर डाला गया है, अभी कितना वक्त और किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, सबसे बड़ा सवाल। ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इस समय सिलकारा टनल के भीतर गतिविधियां तेज हुई है, जो वहां पर हलचल देखने को मिल रही है, एसडीआरएफ जवानों की तरफ से जिस तरीके से मॉक ड्रिल वहां पर किया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि अब सिर्फ कुछ ही घंटों का समय यहाँ बचा है इस रेस्क्यू अभियान को पूरा होने में। अभी तक की जो स्थिति है उसमें कहा जा सकता है कि 7 से 8 मीटर का पाइप और ड्रिल होने के लिए बचा है। यानी जिस पाइप को ड्रिल किया जा रहा था लास्ट सेकंड पाइप, उसमें सिर्फ 1 से 2 मीटर का वो पाइप और बचा है जिसको ड्रिल किया जाना है। उसके बाद सिर्फ 6 मीटर का एक पाइप और ड्रिल होगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया इस दौरान होगी वो 4 से 5 घंटे की प्रक्रिया को पूरी यहाँ पर होगी और उसके बाद पूरी तरीके से ये समझा जा सकता है कि इस ऑपरेशन रेस्क्यू को सफल माना जा सकता है। एसडीआरएफ की तरफ से ये कह सकते हैं कि टनल्स के भीतर ही मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई। सभी को ये कह सकते हैं कि इंडिया वाइज उस विजुअल्स को अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है, लगातार दिखा भी रहा है कि उस एसडीआरएफ की मॉक ड्रिल में जिस तरीके से टनल्स के भीतर जो श्रमिक फंसे हुए उन्हें किस प्रकार से इसके पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा, उसकी बाकायदा वहां पर रिहर्सल चल रही है। यानी तो इस रिहर्सल से समझा जा सकता है कि टनल्स के भीतर का जो रेस्क्यू अभियान है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसे जल्द ही यहाँ पर खत्म करने का काम किया जाएगा। और अभी तक ये कह सकते हैं कि चाहे आपका ग्रीन कॉरिडोर का पैच रहा हो जो सिलकारा टनल से चिंगारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो, या फिर टनल्स की जो तैयारियां हैं उनको देखकर स्पष्ट हो रहा है कि अब सिर्फ कुछ ही घंटे का समय बचा है जब पूरे उत्तराखंड सहित पूरे देशवासियों की जो मुरादें हैं, ये जो निगाहें अब तक की है, जिस पर लगातार पल पल सभी लोग इसके अपडेट यहाँ पर लेना चाह रहे थे कि कब ये श्रमिक बाहर निकलेंगे जो पिछले 12 दिनों से टनल के भीतर थे, उसका इंतजार अब खत्म होने की राह पर बढ़ चला है। और अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया जो टनल्स के विशेषज्ञ हैं कि अब ऑगर मशीन की कोई भी तकनीकी खराबी इस समय मशीन में नहीं है, बल्कि जल्द ही उस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा जो ड्रिल्स के माध्यम से इस पाइप को अंदर भेजा जाना है। ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है उस प्रक्रिया में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से सफल होगा और टनल्स के भीतर फंसे हुए 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों पर भी इंडिया वाइज लगातार बता चुका है कि किस प्रकार से सिलकारा टनल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिंगारी तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। एम्बुलेंस में किस प्रकार से मजदूरों को इन श्रमिकों को लाने का काम किया जाएगा, कौन उनके साथ इस समय अधिकारी और डॉक्टर्स वहां पर रहेंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है। चिंगारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी जानकारी इंडिया लगातार अपने दर्शकों को बता चुका है कि यहाँ पर एक विशेष 41 बेड का एक विशेष वार्ड यहाँ पर बनाया गया है जो सिर्फ सिलकारा टनल्स के फंसे हुए श्रमिकों के लिए रखा गया है। यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती है। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जब टनल्स के भीतर ये कह सकते हैं कि आखिरी पाइप को ड्रिल करने का काम शुरू होगा तो वो कितनी देर में समाप्त होगा। जो एक्सपर्ट बताते हैं ये कह सकते हैं कि जैसे ही पाइप को वेल्डिंग कर उसे ठंडा किया जाता है, ड्रिल करने का काम शुरू होता है। अबे ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है इसमें किस तरीके से मजदूर अंदर गए और बीच में जो भी पत्थर आ रहे थे उसको ड्रिलिंग किया गया, ये कैसे कार्य हुआ, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, इस तरह से समझा जा सकता है कि जो मैनुअली यानी ये कह सकते हैं कि अब आखिरी चरण का ये पैच वहां पर बचा हुआ, आखिरी चरण का रेस्क्यू अभियान चल रहा था। ऐसे में ड्रिल्स के भीतर अगर कुछ तकनीकी खराबी आती है, यानी जो पूर्व में जो हार्डल आते थे या लोहे की जो गार्डर इस रेस्क्यू अभियान में बाधा बनती थी, अगर मशीन के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती थी, उसको किस प्रकार से मैनुअली समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए बाकायदा दिल्ली से विशेषज्ञ दल की एक टीम यहाँ पर आई है। 7 सदस्यीय विशेषज्ञ दल है, यानी
जो कि मैनुअली इसके पाइप के माध्यम में इसके पाइप के अंदर जाकर उस बाधाओं को दूर करने का काम करता है, या जो हार्डल या लोहे की गार्डर मशीन के सामने आती है, पाइप के सामने आती है, उसको किस प्रकार से काटने का काम करता है। उसके लिए बाकायदा दिल्ली से ये टीम यहाँ पर बुलाई गई है। उसके लिए ये कह सकते हैं कि जो श्रमिक थे चाहे परवीन यादव हो या वरिंदर सिंह हो, वो लगातार अंदर जाते थे और उस बाधा को पार करने का काम उनकी तरफ से किया गया। और उसके बाद जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी टनल के भीतर जो कंकड़ पत्थर थे उनको साफ करने के बाद एसडीआरएफ की तरफ से वहां पर एक मॉक ड्रिल किया गया स्ट्रेचर के माध्यम से कि किस प्रकार से श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। उसका बाकायदा एक वीडियो उनकी तरफ से बनाकर दिया गया। तो ये समझा जा सकता है कि अब रेस्क्यू अभियान का अंतिम चरण यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसमें से कुछ ही घंटे बचे हैं कि ये जो श्रमिक टनल के भीतर फंसे हैं उनको बाहर निकालने का काम शुरू होगा। जी, इसी पाइप की सहायता से मजदूर आएंगे बाहर, तो उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी? क्या उनके अंदर इतनी क्षमता है कि इसी पाइप से वो बाहर आ सके? अभय, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम पूरा होगा, ये 8 mm व्यास के जो पाइप है, जैसे ही ये पाइप पूरी तरीके से मलबे के आर पार यहाँ पर हो जाएंगे, तो एनडीआरएफ का एक सचल जो दस्ता होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ जो दस्ता होता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, वो इस पाइप के माध्यम से 8 mm पाइप के माध्यम से टनल के उस पार यानी मजदूरों तक पहुंचने का वो काम करेगा। मजदूरों को बाकायदा वहां पर जो श्रमिक हैं उनको वहां पर ब्रीफ किया जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें इस टनल्स में जाना है। जो स्ट्रेचर उनके लिए अंदर से लाई जाएगी, उस स्टेशन पर किस प्रकार से रहेंगे, उन्हें किस प्रकार से भेजा जाएगा। तो इस दौरान एनडीआरएफ का दस्ता वहां पर मौजूद रहेगा। उनकी तरफ से बाकायदा उन सभी श्रमिकों को जब बाहर निकालने का काम होगा तो स्ट्रेचर पर ले जाकर उनको बांधने का काम वहां पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों इस समय अपनी जो तैयारियां उन तैयारियों को पूरा कर रही है कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम कंप्लीट होगा तो फिर श्रमिकों को बाहर निकालने का काम होगा और उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर होगा। ये समझा जा सकता है कि तैयारियां पूरी है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जो आखिरी चरण का जो पाइप भेजा जाना है, 6 मीटर का जो पाइप और भेजा जाएगा, इसके बाद अभी ये कह सकते हैं कि सिर्फ 48 से 49 मीटर का जो पैच है वो पूरा हो पाया, लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि 7 से 9 मीटर का एक पैच और बचा हुआ जिसको पूरा किया जाना है, उसका इंतजार यहाँ पर है। तो जैसे ही वो पूरा होगा उसके लिए यहाँ पर तैयारियां पूरी होगी। जैसे पूरा होगा रेस्क्यू अभियान को अंतिम चरण में डालने का काम किया जाएगा, श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। जो पीएमओ के जो अधिकारी हैं, कार्यकारी भास्कर खुर्दो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस समय ऑगर मशीन में कोई तकनीकी खराबी नहीं है। अगर ये बयान को इस रूप में समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ अंतिम पड़ाव पर ये रेस्क्यू अभियान पहुंच चुका है और कभी भी वो खुशखबरी हम सबके सामने आ सकती है, जिसमें देश भर की निगाहें टिकी हुई है कि 41 जो श्रमिक अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, सकुशल बाहर निकाला जाएगा। जी, अभी ये बताइए, आपने कहा है कि 9 मीटर का पाइप और अंदर इंसर्ट होना बाकी है। ये जो तस्वीरें आ रही है इसमें काफी हद तक पाइप डाला गया है, तो वो 9 मीटर का पाइप अंदर अब किस एंगल से इंसर्ट होगा, उसके लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं? क्या क्या परेशानियां जो है वो सामने आ रही है टीम के? देखो, सबसे बड़ी परेशानी ये समझी जा सकती है कि कोई भी ऑगर मशीन से जो पाइप ड्रिल अंदर किए जाते हैं, उन पाइप को यानी एक पाइप जैसे ही कंप्लीट होता है तो दूसरा पाइप को उस पर वेल्ड करने का काम किया जाता है। उस वेल्डिंग के काम में कह सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे का समय वहाँ पर लगता है, क्योंकि जब वेल्डिंग किया जाता है तो पाइप उस समय बहुत गर्म होता है, उसे ठंडा किया जाता है। जैसे ही पाइप अपने स्वरूप में होता है, यानी उसका कोई भी उसका जो तापमान होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है, तो फिर उसको ड्रिल करने का काम किया जाता है। और जैसे ही ड्रिलिंग शुरू होती है तो 1 से 1.25 घंटे के भीतर उस 5 से 6 मीटर के पाइप को ड्रिल करने का काम किया जाता है। और अभी ये कह सकते हैं कि लास्ट सेकंड पाइप का अंतिम छोर बचा हुआ है जिसको ड्रिल किया जाना है, और जैसे ये ड्रिल होगा तो उसके बाद वेल्डिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आखिरी पाइप को भी ड्रिल करने का काम किया जाएगा। इसीलिए हम लगातार उस बात को कह रहे हैं, विशेषज्ञ उस बात को बता रहे हैं, सिर्फ कुछ ही घंटे यहाँ पर बचे हैं। कुछ घंटों में आप ये समझ सकते हैं कि 4 से 5 घंटों के भीतर हम उस प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे श्रमिकों को बाहर निकालने का काम यहाँ पर होगा। और ये कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक सभी लोगों को बड़ी खबरें, राहत भरी खबर यहाँ पर मिल पाएगी, जिसका इंतजार पिछले 12 दिनों से उत्तराखंड सहित पूरे देश की जनता यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल, अभय, सबकी निगाह इस पे टिकी हुई है। हम भी उस समय का इंतजार करें जब ये 41 जिंदगियां बाहर निकल के आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तब तक के लिए आप नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी सुरंग मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है ये आपको हम ग्राफिक्स के सहायता से चलिए बता देते हैं। 12 नवम्बर को ये बड़ा हादसा हुआ। टनल के अंदर 41 जाने जो है वो फंसी हुई है।
बात अगर 13 नवंबर की जाए तो 13 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, उनको ऑक्सीजन और फूड सप्लाई किया गया। 14 नवंबर पे आ जाते हैं, मलबा गिरने से रेस्क्यू के काम में दिक्कत आई, जिसके बाद से अभी 13वां दिन हो चुका है और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आने लगी, दोबारा से मलबा गिर रहा है, निरंतर मलबा गिर रहा था, तब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। कर्मचारियों ने घर वालों से फिर बातचीत की उसके अगले दिन और ढांढस बंधाया गया कि सब सुरक्षित है और सब जल्द से जल्द बाहर निकल के आ जाएंगे। 17 नवंबर की बात कर लेते हैं। 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई जब उनको दवा अंदर भेजा गया पाइप के माध्यम से। 18 नवंबर को इंदौर से नई मशीन मंगाई गई बैकअप के लिए, ताकि एक अगर मशीन खराब हो जाए तो पीछे से एक मशीन रहे जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से हो सके। उसके अगले दिन 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों को तैनात किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उसकी गति जो है वो बढ़ाई गई और फिर 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल जो है उसके अगले दिन यानी कि 20 नवंबर को किया गया। 21 नवंबर की बात की जाए तो टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया था, जिसके बाद से हर किसी के चेहरे पर खुशी थी कि सारे मजदूर जो है वो अंदर सुरक्षित है। 22 नवंबर को 45 मीटर तक पाइप पहुंचाया गया और अभी भी कार्य लगातार जारी है और बता दें कि सिर्फ 9 मीटर का फासला रह गया है। टनल में मजदूरों के करीब टीम जो है वो 23 नवंबर को पहुंची है और धीरे धीरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। खबर में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के नकलिया गोरुला गांव के रहने वाले सचिन राजौरी में हुई आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। बता दें कि सचिन पैरा ट्रूपर थे और 8 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी, जिसको लेकर घर में जश्न का माहौल था। परिवार तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही परिवार वालों को बेटे की शहीद होने की जानकारी मिली। पूरे परिवार में मातम छा गया और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहम्मद शहनवाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शहनवाज, कहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं और कब तक पार्थिव शरीर आएगा? देखिए, हमें उसकी बात है कि जब जवान देश के लिए शहीद हो गया, अभी जानकारी मिली है कि किसी स्थान पर पहुंचे, तो वही कहीं न कहीं ये तो बड़ी मुक्ति हुई है। देश के लिए एक जवान शहीद हो गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में अलीगढ़ के थाना कप्पल इलाके के नगरिया के रहने वाले शहीद हो गए, जिसके बाद पूरे जिले में शोक का माहौल है। तो वही कहीं न कहीं परिवार के लोग इस सदमे को बुरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जवान की 8 दिसंबर से शादी होने वाली थी। घर में पूरी तैयारियां हो चुकी थी, तो वही कहीं न कहीं पिता और ये खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। संभल पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जहां 15,000 का इनामी गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चेकिंग के दौरान एक बाइक पर जा रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने रोका, तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 15,000 के इनामी गौकश के पैर में गोली मार दी। तो वहीं पुलिस ने घायल हालात में इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक बाइक और तमंचा बरामद किया गया। वहीं आरोपी के साथी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जामताड़ा के थाना कमांटान में एक फेरी वाले से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 22/11/2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय को संध्या करीब 7 बजे गुप्त सूचना मिली कि ग्राम बैरगाड़ी हेड करमाटाड़ में एक फेरी वाले को 4 लोगों ने घेर कर उसके सामान और पैसे की छिनतई की है, लूटा है।
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और ह्यूमन इनपुट्स के हिसाब से हमने एरिया को जो है पूरे एरिया को घेर कर जो है 2 घंटे के अंदर हमने उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद जो है उनके साथ जो सामान बरामद हुआ कुछ इस प्रकार है और गिरफ्तार अभियुक्त का नाम। और बिजनौर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक दरिंदे ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिर्जापुर जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन हलिया थाना क्षेत्र के न्याय पंचायत मतवार में पहुंची थी, जहां से लौटते वक्त जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को स्कूल से लौट रही बच्चियों ने रोक लिया। बच्चियों ने कहा है कि हमारा रोड क्यों नहीं बन पा रहा है। रोड ना बनने की वजह से हम पढ़कर शाम 7 से 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। बता दें कि सड़क निर्माण ना होने के कारण वहां रहने वाले लोगों के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां प्रयागराज से टैंकर राख भरकर बछरावा जा रहा था। तभी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सड़क किनारे आग ताप रहे दो लोग टैंकर के नीचे आकर दब गए। बताया है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अलीगढ़ के गांव मुरबार में एक युवक का शव शीशम के पेड़ पर लटका मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि गांव के लोगों ने आनन फानन में पुलिस इंस्पेक्टर विजयकांत शर्मा को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर विजयकांत शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से उतारा। उसके बाद पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कन्नौज के कुंवरपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बता दें कि भिड़ंत के दौरान 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साथ ही वीडियो में महिलाओं की भी जमकर पिटाई होती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते झड़प हुई है। हालांकि पूरा मामला और ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।